में हमें भाजपा और अपना दल गठबंधन का ही पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि राहुल कोल युवा नेता था, उसका देहांत हुआ है, तो उसके मरने का भी लाभ अपना दल और भाजपा को मिलेगा। कांग्रेस अभी स्थिति में नहीं है। कांग्रेस अभी जनता को ये बता नहीं पा रही है कि हम भी चुनाव में हैं और जीतने की स्थिति में हैं। कांग्रेस अभी अपनी स्थिति बना नहीं पा रही है और वहाँ के जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो घूम के फिर शहर में ही आ जाते हैं, क्षेत्र में बराबर नहीं बने रहते। देखिए, यह चुनाव उत्तर प्रदेश में ज़रूर हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस चुनाव से देश की तस्वीर बदलेगी। उसका देश की तस्वीर इसलिए बदलेगी इस चुनाव से कि जो विपक्ष एकता की बात हो रही है राहुल गांधी के मुद्दे पर, यदि अगर इस चुनाव में सारे विपक्ष एक होकर एक कैंडिडेट को लड़ाते हैं तो भाजपा और अपना दल संभवतः सहयोग से चुनाव लड़ेगी, तो काफ़ी मुश्किल होगा। टफ लड़ाई यहाँ पर नज़र आती है। ये आदिवासी दलित बाहुल क्षेत्र है, लेकिन फैक्टर ये होता है कि सवर्ण मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका होगा। अगर सवर्ण मतदाता जिसके साथ जाएगा वो चुनाव जीतने की 96 विधानसभा उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। उपचुनाव की जैसे ही घोषणा हुई है, सियासी पारा चढ़ गया है। हम इस समय पत्रकारों के साथ हैं, जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर 96 विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, क्या सियासी रणनीति होगी और क्या 96 विधानसभा की रणनीति राजनीतिक दल बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है, जो 96 विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि होगी, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? हाँ, चुनाव आयोग ने घोषणा किया है चुनाव के लिए, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य में जो आप पूछना चाह रहे हैं उसमें हमें भाजपा और अपना दल गठबंधन का ही पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि राहुल कोल युवा नेता था, उसका देहांत हुआ है, तो उसके मरने का भी लाभ अपना दल और भाजपा को मिलेगा और ये सीट अपना दल बरकरार रखेगी। तो आपको लग रहा है ये सहानुभूति जो पार्टी के पास है, अपना दल के पास, ये एज है एक तरीके से? जी। पुरानी अगर बात करें तो बसपा भी काफ़ी मजबूत रही है उस सीट पे। बसपा मजबूत रही है, लेकिन ये निधन से खाली हुई है, तो इसलिए जो पूर्व विधायक जो देहांत हुआ है जिसका, उसके पत्नी को उसका पूरा लाभ मिलेगा और सहानुभूति भी मिलेगी, और ये सहानुभूति लहर का चुनाव होगा। सहानुभूति लहर का चुनाव होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो 2022 का चुनाव था उसमें अच्छी टक्कर दी थी कृति कोल ने, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अच्छा टक्कर देगी? टक्कर देगी, लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं रहेगी। जीतेगी वही अपना दल और भाजपा गठबंधन ही है। क्या, किस लिए, समीकरण किस लिए? समीकरण, सहानुभूति में समीकरण कुछ नहीं रह जाता। जो सहानुभूति की लहर चलती है उसमें सारे समीकरण नगण्य हो जाते हैं। पुराना अगर सियासी वहाँ का अगर समीकरण अगर चर्चा करें, आप पुराने पत्रकार हैं, जनपद के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो पुराने समीकरण की बात करें तो क्या आपको संभावना नज़र आ रही है कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस अभी स्थिति में नहीं है। कांग्रेस अभी जनता को ये बता नहीं पा रही है कि हम भी चुनाव में हैं और जीतने की स्थिति में हैं। कांग्रेस अभी अपनी स्थिति बना नहीं पा रही है और वहाँ के जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो घूम के फिर शहर में ही आ जाते हैं, क्षेत्र में बराबर नहीं बने रहते। चुनाव के समय जाते हैं और फिर लौट के चले आते हैं। तो लड़ाई किसके बीच आप देख रहे हैं? लड़ाई सपा और गठबंधन के बीच में होगी, भाजपा और अपना दल गठबंधन के बीच में। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, जिस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने दशकों से यहाँ पे पत्रकारिता की है और पल पल की वो सियासत, वो गर्मी राजनीति की बड़े करीब से देखा है। क्या नाम है? प्रभात कुमार मिश्रा। किसके रिपोर्टर हैं? सहारा न्यूज़ ब्यूरो। ये बताएं कि क्या समीकरण आपको लग रहा है जो चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, यह चुनाव उत्तर प्रदेश में ज़रूर हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस चुनाव से देश की तस्वीर बदलेगी। उसका देश की तस्वीर इसलिए बदलेगी इस चुनाव से कि जो विपक्ष एकता की बात हो रही है राहुल गांधी के मुद्दे पर, यदि अगर इस चुनाव में सारे विपक्ष एक होकर एक कैंडिडेट को लड़ाते हैं तो भाजपा और अपना दल संभवतः सहयोग से चुनाव लड़ेगी, तो काफ़ी मुश्किल होगा। टफ लड़ाई यहाँ पर नज़र आती है। तो आपको संभावना दिख रही है कि ये सारी विपक्षी एक होकर यहाँ पे लड़ेंगे? तो ये काफ़ी हद तक निर्भर करेगा ये चुनाव। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये उपचुनाव एक केवल माने है उपचुनाव। ये चुनाव विपक्ष एकता की एक तस्वीर खींचेगा। अगर इस चुनाव में विपक्ष एकता की तस्वीर स्पष्ट नहीं होता तो 2024 में चुनाव में तस्वीर साफ नहीं होगा, फिर विपक्ष एक नहीं होगा। अगर हम समीकरण की बात करें, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, सुरक्षित विधानसभा है वो, और
2 बार से अपना दल एस जीतती आई है, तो आपको क्या लग रहा है इस उपचुनाव में किसका पड़ला भारी? देखिए इस समय भाजपा के खिलाफ एंटी कन्विंसिंग फैक्टर चल रहा है, फैक्टर चल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं डोमिनेट तो होगी ही भाजपा। अब विपक्ष, क्योंकि संभवतः सभी विपक्ष भी ये आदिवासी इलाका है और संभवतः विपक्ष भी आदिवासी कोल को ही उतारेगी यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई बहुत टफ होगी। अगर जो जातियां हैं वहाँ पे, क्या लग रहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वो दलित बहुल क्षेत्र है, तो क्या आपको लग रहा है क्या ये आदिवासी दलित बहुल क्षेत्र है, लेकिन फैक्टर ये होता है कि सवर्ण मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका होगा। अगर सवर्ण मतदाता जिसके साथ जाएगा वो चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाता है। तो अभी तक का क्या सीन था? अभी तक क्या सवर्ण मतदाता किधर था? अभी तक तो सवर्ण मतदाता भाजपा के साथ गया। ये कांग्रेस का परंपरागत वोट था, जिसके वजह से कांग्रेस 5,000 वोट तक नहीं क्रॉस कर पाई। तो इससे पिछले चुनाव से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सवर्ण मतदाता पूरी तरह से भाजपा के साथ लामबंद हो गई, जिसके चलते राहुल कोल प्रचंड मतों से चुनाव जीते। तो आपको लग रहा है कि सवर्ण मतदाता इस बार भी लामबंद होंगे बीजेपी के पक्ष में, या जो अपना दल यस का गठबंधन है? देखिए ये तो वक्त बताएगा। अभी जो कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे सवर्ण मतदाता खिंचा सा लग रहा है। कुछ मुद्दों पर सवर्ण मतदाता, ये एक बड़ा फैक्टर कहा जाए सहानुभूति, जैसे अजय जी ने बताया, एक सहानुभूति फैक्टर ये कहा सकता है। क्या आपको लग रहा है सहानुभूति एक फैक्टर हो सकता है राहुल का न होना? देखिए ये चुनाव जो ऐसा है, ये 96 सुरक्षित सीट का इतिहास रहा है। यहाँ का मतदाता लहरों पे वोट देता है, जिसके पक्ष में लहर रही उसको चुनाव जीता। आप बीपी सिंह की लहर थी तो वहाँ पे जनता दल ने चुनाव जीता था। कालीचरण एक बार अपवाद छोड़ दिया जाए, कांग्रेस ने 1974 में ये सीट इकलौती उत्तर प्रदेश की सीट जीती थी। कांग्रेस से पुरुषोत्तम चौधरी ने जीते थे एक बार मात्र। लेकिन यहाँ का मतदाता माहौल और लहरों पे ही वोट देता है। तो ये जो 10 मई को मतदान होगा, तो क्या ये लहर, जिस लहर की आप बात करें, वो लहर है, या फिर मतलब आपको लग रहा है कि कॉमनवेल्थ में ही चुनाव होगा, मुद्दे वही होंगे जो पुराने मुद्दे थे? नहीं, मुद्दे तो नए फैक्टर हुए हैं, नई चीज़ें आई हैं, वहाँ कुछ लीडरशिप भी चेंज हुई है, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं जो कि बड़े करीब से देखते रहे हैं। क्या नाम है? सपनेश नाम है हमारा। सपनेश जी बताएं, क्या स्थिति आप देखते हैं ये उपचुनाव की जो घोषणा हुई है? देखिए, उपचुनाव की घोषणा जरूर हो गई है, लेकिन जो राहुल कोल के निधन के बाद जो क्षेत्र में एक सहानुभूति होती है, वो कहीं न कहीं राहुल कोल की पत्नी के साथ जरूर नज़र आ रहा है। यही कारण है कि जो 96 विधानसभा सीटें हैं, अन्य प्रत्याशियों की बात करें, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों के पास न कार्यकारिणी बची है, न इनके कार्यकर्ता बचे हुए हैं, न ही इनके पदाधिकारी जो हैं बसपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो फील्ड में नज़र आते हैं। इनका संगठन कमज़ोर हो गया है। संगठन कमज़ोर होने का कारण है कि इसका सीधा फ़ायदा अपना यस उठा रही है। यही एक नतीजा रहा कि 2017 विधानसभा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव 17 और 22 का चुनाव हुआ है, उस चुनाव को देखते हुए लग नहीं रहा कि विपक्ष कुछ हावी होगा अगर संगठित नहीं हुआ? अगर विपक्ष संगठित नहीं हुआ तो निश्चित तौर से राहुल कोल की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं, तो वो निश्चित तौर से जीत जाएंगे, क्योंकि सहानुभूति उनके साथ है। विपक्ष की बात, बसपा की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की कर लें, सपा कर लें, बसपा के जो बेस वोट बैंक है का वो उनको मिलते आए हैं। 17 हो चाहे 22 हो, दोनों में लगभग बसपा के 50,000 के करीब इनके प्रत्याशियों ने वोट पाया था। कांग्रेस का जनाधार नहीं रहा। यह कारण है कि कांग्रेस 10,000 के नीचे ही वोटों में सिमट गई थी। अपना दल को एक प्रचंड जीत मिली थी, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से राहुल को मिले थे और 50,000 करीब वोट से राहुल चुनाव जीते थे। तो कहीं न कहीं अभी भी जो वर्तमान परिवेश है, बसपा संगठन नहीं नज़र आ रहा है, कांग्रेस संगठन नहीं आ रही है, और न ही समाजवादी पार्टी के नेता भी उस तरीके से सक्रिय हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कीर्ति कोल वहाँ की प्रत्याशी थी, कीर्ति कोल फील्ड से गायब हो गई। कार्यालय से लेकर के, क्षेत्र से लेकर के कीर्ति कोल फील्ड से गायब रही। इसका नतीजा ये है कि कीर्ति कोल भी अब फील्ड से लड़ाई से बाहर नज़र आ रही हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है सहानुभूति का, क्योंकि राहुल कोल एक युवा नेता था और उसकी युवाओं में खासी पैठ भी थी।
यही कारण है कि राहुल कोल दूसरी बार भी चुनाव जीत करके गया। तो इस बार भी युवा हो चाहे अन्य वोट हो, और सबसे बड़ी बात है राहुल कोल के साथ कि वहाँ पर उसके बेस वोट बैंक हैं जो आपका बेस वोट बैंक जो आप बता रहे हो, जैसे बेस वोट बैंक वहाँ कहा जाता है कोलों में राहुल की बड़ी अच्छी पकड़ थी, तो क्या कोल वोट जो है वो निर्णायक साबित होगा इस चुनाव में? बिल्कुल कोल वोट, क्योंकि वो अधिक संख्या में, उनकी संख्या लगभग 25 से 30% है वहाँ पर, तो उनके वोट संख्या में है। हालांकि विपक्षी जो दल हैं वो भी कोल पर ही दाव आजमाते हैं, चाहे बसपा हो, घनश्याम गौतम को टिकट दी थी और सपा ने कीर्ति कोल को दिया था, लेकिन जो वोट बैंक, बेस वोट बैंक था, उसमें बंटवारा होता नज़र नहीं आया। बंटवारा कम हुआ, यही कारण है कि राहुल कोल को ज़्यादा वोट मिले और उन्हें चुनाव में जीत भी मिली। लेकिन आप वर्तमान में देख लें, चाहे राहुल कोल के निधन के बाद से जैसे जैसे उपचुनाव की तिथियों के बारे में चर्चाएं हो रही थी, हालांकि अब आयोग ने तो तिथि भी घोषित कर दी है, 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को मतगणना होनी है, तो पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं राहुल कोल की पत्नी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अगर अपना दल ऐसा उनको टिकट देती है तो। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं जिन्होंने कि पत्रकारिता में यहाँ पे देखा है इस पूरे सियासत को बड़े नज़दीक से। क्या कहेंगे, क्या नाम है पहले? संजय दुबे नाम है, जनसंदेश अखबार में काम करता हूँ। तो ये बताएं कि संजय जी, क्या आपको लगता है कि लग रहा है कि क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्या समीकरण बनने वाला है? देखिए, मैं आपको खुल के बोलता हूँ, 17 और 22 के चुनाव की अगर बात करें तो आप मोदी लहर काम कर रही थी, उसमें अपना दल का कोई रोल नहीं है। रही बात राहुल की बात, अभी तमाम साथियों ने कहा कि राहुल का व्यवहार अच्छा है, सहानुभूति भी मिलेगी, और कई चुनाव आपने भी देखा है, आप भी बड़े रिपोर्टर हैं, आप लोगों ने भी देखा है कि सहानुभूति 10%, 15%, 20% लोगों को किसी भी प्रत्याशी को मिलती है। वर्तमान परिवेश में जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जूझ रही है, और मोदी सरकार की जो बगावत चल रही है इस समय, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सभी पार्टियां मोदी के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। मोदी आपको लग रहा है कि सेंटर का उपचुनाव है तो सेंट्रल का असर यहाँ पे पड़ेगा? मतलब जो लोकल मुद्दे इन्वॉल्व होंगे या सेंटर के? केंद्रीय मुद्दे भी हावी होंगे और लोकल मुद्दे भी हावी होंगे। और आपको मैं बता दूं कि अभी कीर्ति कोल की बात हो रही थी। कीर्ति कोल पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भाईलाल कोल की बेटी हैं, और अगर चुनाव की स्थिति देखें तो मोदी लहर में तो गधा भी विधानसभा और लोकसभा में जाकर के छिपो कर रहे हैं। तो अब अभी कुछ साथी कह रहे थे कि अपना दल और भाजपा की लहर, अपना दल की कोई लहर नहीं है, लहर तो मोदी की है, और उस मोदी की लहर में तमाम साथी भी बिना किसी, जैसे गांव में एक कहावत है कि हर्रे लगे ने फिटकिरी रंग चोखा, तो हर्रे और फिटकिरी भी नहीं लग रही है और लोग विधायक और सांसद भी हो जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस समय जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट का मुद्दा हो, सभी जनता के जेहन में है। और जिस प्रकार से इस समय बगावत चल रही है सत्ता के खिलाफ, केंद्र की सत्ता के खिलाफ, वो भी कहीं ना कहीं असर होगा। 96 विधानसभा चुनाव में जो 17 का समीकरण देखें, जो 22 का समीकरण देखें, उस समीकरण के आसपास कोई दिख नहीं रहा है। हाँ 17 में लगभग 47% से अधिक वोट बीजेपी और अपना दल ने पाया था, और 22 का भी वही हाल था, लगभग 47% के अधिक वोट पाया था। तो जो विपक्षी पार्टियां लगभग 15% का मार्जिन है, तो मार्जिन तो बहुत ज़्यादा है ना। तो क्या सेंटर के मुद्दे इस मार्जिन को कवर करेंगे क्या? सेंटर के मुद्दे तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे महंगाई से आम जनता त्रस्त है, आप भी त्रस्त हैं, मैं भी त्रस्त हूं, बेरोजगारी से। वोट पे क्या इफेक्ट? उसी बिंदु पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। 35 का पेट्रोल 100 में बेच रहे हैं, 35 का डीजल 100 में बेच रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो हम ही आप भुगत रहे हैं ना, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे मध्यम वर्ग परिवार हो। सबसे ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्ग परिवार इस महंगाई, बेरोजगारी के चपेट में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दे हावी रहेंगे। रही बात सहानुभूति की, तो सहानुभूति का वोट सिर्फ 15 से 20% मिलता है। और इससे जाति फैक्टर आपको कितना लग रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोल, देखिए जाति फैक्टर की बात पर अगर आप आते हैं तो कीर्ति कोल के पिता सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, तो कहीं ना कहीं कोल बिरादरी का झुकाव उनकी तरफ भी है और राहुल कोल की तरफ भी है। माना कि राहुल कोल युवा नेता थे और कम उम्र में उन्होंने 2 बार विधायक का चुनाव जीता, और ऐसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत तो सहानुभूति मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सहानुभूति के ही सहारे राहुल प्रकाश कोल की पत्नी चुनाव जीत जाएंगी, तो यह संभव नहीं है। इस बार महंगाई और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में है। महंगाई और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। क्या नाम है? इंद्रप्रीत नाम है हमारा।
ये बताएं कि जो ये चुनाव हो रहा है उसमें जाति फैक्टर है या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसा कि संजय जी ने बताया वो मुद्दे हैं, या कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि इस चुनाव में आपको लग रहा है कि ये चुनाव की दिशा तय करने वाला है? देखिए, मेन तौर पे अगर देखा जाए तो 96 विधानसभा में कांटे की टक्कर इस बार होनी तय है और ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अपना दल एस और भाजपा गठबंधन की है, क्योंकि ये सीट भाजपा अपना दल एस गठबंधन के हाथ से अभी गई विधायक का वहाँ के निधन हुआ, तो उसके बाद लड़ाई टक्कर की इसलिए हो जाती है क्योंकि सेकंड फाइटर समाजवादी पार्टी की नेता रही हैं और राहुल कोल स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उनको इतना सपोर्ट मिला। और एक तरफ से लहर को भी जोड़ा जा सकता है, उस समय मोदी फैक्टर या योगी जी का फैक्टर भी उस समय चल रहा था, तो लेकिन फ्रंट पर इस समय कीर्ति कोल भी आ सकती हैं, क्योंकि कीर्ति कोल स्वयं चुनाव लड़ रही थी और वो सिर्फ 38,000 के मात्र वोट के फ़र्क से ही चुनाव हारी थी। और कीर्ति कोल, और सवाल सबसे पहला ये होता है कि अपना दल एस कीर्ति कोल जो है मानती भी है उनको कि उनके लड़ाई कर पाएंगे कि नहीं, और जो रिंकी कोल हैं, राहुल प्रकाश कोल की जो है धर्म पत्नी है, तो वो मैदान में उतरी हैं। सवाल ये होता है कि अपना दल एस क्या रिंकी कोल को टिकट देगी भी कि नहीं देगी, और ऐसा नहीं है कि अपना दल एस टिकट नहीं चाहेगा, अपना दल एस फिर चाहेगा। भाजपा भी चाहती है, यहाँ जो स्थानीय नेता हैं उनका भी इतने दिन से जुड़ाव रहा है उस सीट से, और वो भी चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर ये होता है कि रिंकी कोल को टिकट मिलेगा कि नहीं। नहीं, अगर सहानुभूति लेनी है पार्टी को तो वो रिंकी कोल को ही लाएगी ना। अगर सहानुभूति की बात की जा रही है, जैसे लोगों बताया यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों ने कि सहानुभूति भी एक मुद्दा हो सकता है, तो अगर सहानुभूति चाहिए तो रिंकी आएगी, रिंकी कोल को उनको लाना पड़ेगा। अगर सहानुभूति नहीं चाहिए तो क्या आपको लगता है आज पार्टी इस स्थिति में है कि वो ये जो सहानुभूति वाला फैक्टर है उसको दरकिनार कर दे? सहानुभूति का फैक्टर तब काम करता है जैसे कि अब इनका आकस्मिक निधन माना जाएगा, बीमारी से निधन हुआ है। सहानुभूति तब होती है कि जैसे कोई विधायक की हत्या होती है या किसी और अन्य कारणों की वजह से वो मृत होते हैं, तब सहानुभूति फैक्टर बहुत अच्छे से काम करता है, वर्क करेगा। लेकिन ये निधन हुआ है, आकस्मिक निधन हुआ है, और ऐसे में ही तुरंत बाद उनकी धर्मपत्नी का मैदान में उतर जाना, जनता से मिलना, तो एक तरह से स्वार्थ की दृष्टि से पब्लिक देख सकती है इसको। तो ये आपका पॉइंट सही है और मैंने भी रखता। क्या आपको लग रहा है कि जैसे जिस सहानुभूति की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं काउंटर कर देगा जो लकी जी ने कहा है कि तुरंत पति की मौत के बाद अगर पत्नी आती है, कमोवेश होता है राजनीति में, यही है, लेकिन क्या ये फैक्टर ये आ सकता है? क्या ये फैक्टर नगण्य है। लकी जी में बात में सच्चाई है, लेकिन एकदम सच्चाई नहीं है, क्योंकि निधन वो चाहे लकी जी ने कहा हत्या होती, एक्सीडेंट होता, लेकिन ये बीमारी से हुई है, बीमारी वो भी कैंसर, आकस्मिक निधन भी इसको माना जाएगा। और युवा अवस्था में उसका देहांत हुआ है, उसका लाभ तो पार्टी को मिलेगा। अगर वो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं तो सहानुभूति लहर सबसे ऊपर होगा। कोल मतदाता जो कि सबसे बड़े वहाँ पे फैक्टर माने जाते हैं, कोल समाज से राहुल कोल आते भी थे। अगर रिंकी कोल को अगर अपना दल यह टिकट देती है तो क्या कोल समुदाय पिछली बार जो बटा हुआ था इस बार आपको लग रहा है एक होगा? पिछली बार कोल समुदाय समाजवादी पार्टी की वजह से बटा हुआ था, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, इन्होंने कोल बिरादरी के लिए भी तमाम प्रयास किए हैं और तमाम कार्यों का प्रयास हो रहा है उनके बेहतरी के लिए। उसका लाभ अपना दल एस और भाजपा गठबंधन को मिलेगा और कोल इस बार बटेगा नहीं। अगर रिंकी कोल को टिकट मिलता है तो सहानुभूति के वजह से कोल एकजुट होने की कोशिश करेंगे। 10-5% इधर उधर जाए तो वो तो स्वाभाविक है। तो ये है जनपद के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पिछले एक दशक से इस जनपद के सियासत की नब्ज को पकड़ा है। वो बता रहे हैं कि लड़ाई टफ है, लेकिन सहानुभूति एक फैक्टर जरूर है जो कि कहीं न कहीं पार्टी को एज देता है। सुरेश कुमार सिंह, यूपी तक, मिर्ज़ापुर।